औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो NFPA 10 चैप्टर 7 है, जो कि इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और रिचार्जिंग ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? इसकी दो तीन वजूहात हैं कि बहुत सारे सवालात लोग कर रहे होते हैं अभी भी कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्पेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, कितने अरसे में इंस्पेक्शन करनी चाहिए, इंटरनल इंस्पेक्शन या एक्सटर्नल इंस्पेक्शन कब होती है, या फिर इसकी हाइड्रो टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। और आप लोगों को याद होगा कि तकरीबन 2 वीक पहले या 3 वीक पहले मैंने एक लाइव व्लॉग शेयर किया था जिसके अंदर एक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर हमने देखा था, जो कि वाटर फायर एक्सटिंग्विशर था, लेकिन उसके ऊपर इंस्पेक्शन का टैग लगा हुआ था सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कि ये फोम का फायर एक्सटिंग्विशर है। तो इसकी एक और बेसिक वजह ये है कि जब हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, विज़िट करते हैं या ऑडिट करते हैं, तो वहाँ एक चीज़ हमें नज़र आती है कि हर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर उन्होंने एक टैग लगाया होता है, और वो टैग होता है उसकी एक्सपायरी का, और उसके ऊपर लिखा होता है जनाब ये लेट सपोज के फायर एक्सटिंग्विशर जनवरी में उन्होंने चेक किया है और ये December 31 को ये एक्सपायर हो जाएगा। और जो कंपनीज़ हैं या जो इदारे हैं वो धड़ाधड़ ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स उन सप्लायर्स के पास भेज रहे होते हैं, और आई डोंट नो वो कितना अच्छी तरह से उसको चेक कर पाते हैं, और इसी तरह से वो उनको वापस भेज दिया जाता है। देखिए, NFPA की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें कि NFPA आपसे बिल्कुल भी डिमांड नहीं करता कि हर साल आपने अपना पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर किसी सप्लायर को देना है और वो उसको खाली करेगा और फिर उसके बाद वो दोबारा रिफ़िल करेगा और फिर दोबारा आपके पास भेजेगा। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट NFPA की नहीं है। इसको एक एक करके लेके चलते हैं, और इसके लिए जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी इंस्पेक्शन शीट है। और फ्यूचर में मेरा ये भी इरादा है कि एक एक करके तमाम इक्विपमेंट की जो हम इंस्पेक्शन करते हैं उनकी इंस्पेक्शन शीट्स भी आपके साथ शेयर करें, उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और उन सब को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले इस वक्त आपके पास स्क्रीन पे सामने नज़र भी आ रहा होगा कि ये जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास जो भी होगा उसके लिए आपने एक इंस्पेक्शन शीट बनानी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि आपके पास जितने भी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर हैं, आपके पास आपकी कंपनी में 10 पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है, 50 फायर एक्सटिंग्विशर हैं, 500 फायर एक्सटिंग्विशर हैं या 1000 फायर एक्सटिंग्विशर हैं, तमाम फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर एक सीरियल नंबर होना चाहिए, ताकि जब भी आप उस पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को किसी भी मेंटेनेंस की वजह से अपनी उस लोकेशन से हटाते हैं तो फिर आपके पास एक रिकॉर्ड हो कि ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, एक तो पहली बात कि वो इस एरिया के लिए लोकेटेड है, ये यहाँ पे लगा हुआ था, ये आपके पास रिकॉर्ड में भी होना चाहिए। फिर दूसरा कि जब भी आप उसको वहाँ से हटाएंगे तो उसके लिए रिप्लेसमेंट आप कोई ना कोई ज़रूर वहाँ पे रख रहे होंगे। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है आपको मेंटेन करना, वो हर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की डेट ऑफ बर्थ है। यानी कि जब भी आपने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को परचेज़ किया है तो उसके ऊपर मेंशन होता है कि जनाब ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर इस मंथ और इस ईयर को बनाया गया है। वो आपके लिए आसानी पैदा करता है जब आप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को हाइड्रो टेस्टिंग के लिए सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि इस पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का हाइड्रो टेस्ट कब ड्यू हो गया है, और उसको उसी के हिसाब से आप हाइड्रो टेस्ट के लिए भी भेज रहे होते हैं। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हर एक का, पहली बात, हर एक का एक सीरियल नंबर हो, उसके बाद हर एक का रिकॉर्ड हो कि कब आपने हाइड्रो टेस्ट करवा लिया है, और फिर उसकी एक पीरियोडिक मेंटेनेंस के हिसाब से लेट्स सपोज से अगर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है तो फिर हर 5 साल के बाद आपके पास कुछ नंबर ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आ रहे होंगे और आप उनको हाइड्रो टेस्टिंग के लिए भेज रहे होंगे। अब ये जो आपके सामने शीट आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर सबसे पहले तो आप अपनी कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं, उसके बाद आपने सेक्शन का नाम लिख दिया, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर की मंथली इंस्पेक्शन है, यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। फिर इसके बाद एक और चीज़ जो है जो मैंने मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने जो सीखी है ये हब पावर स्टेशन से सीखी कि हमारे पास हब प्लांट में जो बहुत शानदार लोग पहले रहा करते थे और उन्होंने इस स्टैंडर्ड को डेवलप किया। उसके अंदर क्या है कि जब भी आप कोई भी इंस्पेक्शन फॉर्म बनाएंगे तो इंस्पेक्शन फॉर्म के सबसे टॉप पे इंस्पेक्शन की आपने गाइडलाइंस देनी है। वहाँ पे लेट्स सपोज से कोई भी शख्स एरिया में इंस्पेक्शन करने जाता है तो आपका जो भी प्रोसीजर कहता है या जो OEM की गाइडलाइन है वो आपने सबसे ऊपर इंस्पेक्शन फॉर्म के ऊपर मेंशन करनी है, और ये इंश्योर करना है कि आपका फायर फाइटर जब भी एरिया में जा रहा है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्पेक्शन करने के लिए तो वो इंस्पेक्शन फॉर्म अपने साथ लेकर जा रहा है। इसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है कि जब वो इंस्पेक्शन शीट को अपने साथ लेकर जाएगा तो उसके ऊपर इंस्पेक्शन की गाइडलाइन मेंशन है कि आपने इंस्पेक्शन किस किस तरह से करनी है, आपने किस किस चीज़ को इंश्योर करना है। तो एक तो स्टेप बाय स्टेप वो इंस्पेक्शन की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा होगा। नंबर 2, वो उस इंस्पेक्शन फॉर्म के ऊपर उस फायर एक्सटिंग्विशर को टिक भी कर रहा होगा कि मैंने इस पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को इंस्पेक्ट कर लिया है। क्योंकि बहुत सारी कंडीशन ऐसी आ जाती हैं जिसमें मैं तो सिर्फ उसको ह्यूमन एरर के तौर पे लूँगा कि जो फायर फाइटर एरिया में जाता है वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्पेक्शन करना भूल जाता है।
और फिर ये इक्वालेशन हो जाती है और उसके ऊपर एक इंसिडेंट रेज भी हो जाता है। तो ये जब इंस्पेक्शन शीट उसके पास होगी तो दोनों चीज़ों को इंश्योर कर रहा होगा कि जैसे उसको कंपनी ने सेक्शन ने बताया है, इंस्पेक्शन की गाइडलाइन होगी और उसी गाइडलाइन को देखते हुए वो एक एक पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को चेक कर रहा होगा और उसके ऊपर टिक मार्क कर रहा होगा। इसमें सबसे पहला सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर से आपको पता चल जाएगा आपके कितने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट में आप इसके ऊपर डाल सकते हैं मेक, यानी वो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर किसने बनाया है, BCI का है, एनसेल का है, किसी और कंपनी का है, XYZ, बहुत सारी कंपनी मौजूद हैं, तो उन कंपनी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद टाइप, वो CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर है, वो ड्राई केमिकल का फायर एक्सटिंग्विशर है या फोम का फायर एक्सटिंग्विशर है, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी आपने लिख देना है ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है। फिर उसके बाद इसकी कैपेसिटी, यानी कि वो 5 kg का है, वो 2 kg का है, वो 9 kg की ट्रॉली है, कोई वो 50 kg की ट्रॉली है, 30 kg की ट्रॉली है, तो उसकी वहाँ पे कैपेसिटी आ जाएगी। उसके आगे आपने उसकी लोकेशन मार्क करनी है कि किस एरिया में पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आपने फिक्स किया हुआ है। इसके बाद कोई अगर उसके आगे ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपने वो कॉलम में लिखना है कि जनाब कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। फिर इसके बाद अगर आपने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को बॉक्स में रखा हुआ है तो वहाँ पे आपने बॉक्स की कंडीशन डालनी है। इसके बाद पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की बॉडी कंडीशन आएगी कि बॉडी कंडीशन कैसी है, उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। फिर इसके बाद नोज़ल या फिर हॉर्न, क्योंकि CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसकी जो नोज़ल होती है उसको हम हॉर्न कहते हैं। नॉर्मली जितने भी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर हैं उनकी नोज़ल होती है, तो नोज़ल/हॉर्न कर देंगे आप, दोनों चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। फिर इसके बाद गेज की कंडीशन के गेज जिन पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर में है तो गेज आपको क्या रीड करके बता रही है कि प्रेशर ग्रीन एरिया में है, हेल्दी कंडीशन में है। फिर इसके बाद इंस्पेक्शन कार्ड है कि इंस्पेक्शन कार्ड के ऊपर लोग साइन भी कर रहे होते हैं, उसके ऊपर एक विटनेस के तौर पे होता है कि हाँ जिस पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को हमने चेक कर लिया है। और फिर इसके बाद पिन और सील, कि अगर कहीं इसकी पिन निकली हुई है या किसी ने सील को तोड़ दिया है और वो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को टेम्पर करने की कोशिश की है, ये चीज़ें। और बिल्कुल आखिर में रिमार्क्स का कॉलम है कि जो भी चीज़ के अलावा भी अगर आपको नज़र आती है, पेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है, कोई डैमेज है, वो तमाम चीज़ें भी आप रिमार्क्स के अंदर लिख सकते हैं। और फिर उसके ऊपर एक फिर फॉलोअप चलता रहे ताकि उस पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के साथ जो भी इशू था वो उसको आप अच्छे तरीके पर रिजॉल्व कर लें। तो ये एक सैम्पल शीट है, मैं कोशिश करूंगा इसको अटैच कर दूं या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि जो कोई भी इसको बनाना चाहता है वो उसको देख के अच्छी तरह से बना ले और फिर ये आगे फ्यूचर में उसके काम आएगा। अब चैप्टर 7 को शुरू करते हैं, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड रिचार्जिंग। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए तो मैं इसको 2 सेक्शन में लेके चलूँगा। रिप्लेसमेंट वाइल सर्विसिंग, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब भी आप सर्विस या मेंटेनेंस के लिए या रिचार्जिंग के लिए अपनी जगह से उसकी जो डेजिग्नेटेड लोकेशन है, अगर आप वहाँ से उसको हटा रहे हैं तो फिर आपने उस जगह पर एक और पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर रखना है जो कि एटलीस्ट इक्वल रेटिंग का हो। ये NFPA 7.1.3 में आपको कहता है। ठीक है जी, तो जो भी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आप उसके एरिया से हटाएंगे इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस या रिचार्जिंग के लिए, उसका एक रिप्लेसमेंट आपने ज़रूर उस एरिया में रखना है। फिर इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी है, ये कहता है NFPA 10 कि फायर एक्सटिंग्विशर और क्लास D एक्सटिंग्विशर एजेंट्स जो हैं वो हर महीने जो है इंस्पेक्ट होंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं तब भी हर महीने होंगे और इसको 31 दिन से ज़्यादा की इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर आज आपने 1 तारीख को पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्ट किया है तो ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर अगले महीने की 1 तारीख को ज़रूर इंस्पेक्शन इसकी हो जाए ताकि इस बात की भी श्योरिटी हो जाए कि हर महीने हम इस पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को चेक कर रहे हैं। तो 31 दिन से ज़्यादा पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्ट नहीं करना, 31 दिन के अंदर 31 डेज़ में आपने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को इंस्पेक्ट कर लेना है। इसी तरह से जो इंस्पेक्शन प्रोसीजर है, पीरियोडिक इंस्पेक्शन या इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें चेक कर रहे होंगे। तो एटलीस्ट आपने ये चीज़ देखनी है कि लोकेशन जो है उसकी डेजिग्नेटेड जो प्लेस है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर अपनी लोकेशन पे हो। विजिबिलिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हो, यानी जहाँ भी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर लगा है दूर से विजिबल नज़र आ रहा हो, उसके आगे किसी ने कोई टूल ट्रॉली, कोई और कहना चाहिए मटीरियल, कार्डबोर्ड इस तरह के ना रख दिए हों कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर सामने विजिबल ही नहीं हो रहा। इसी तरह से एक्सेस है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर तक की, तो वो रास्ता जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर तक आपको लेके जा रहा है वो रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि कोई भी शख्स कभी भी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को ले और फ़ौरन से फिर आग बुझाने के लिए चला जाए। फिर उसकी प्रेशर गेज की रीडिंग जो है वो आपने उसके अंदर चेक कर दी है। जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी फुलनेस को हम हमेशा वेट करके चेक कर रहे होते हैं कि वो उसका वेट पूरा है या नहीं है।
इसमें भी लोगों का सवाल होता है कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो CO2 का है उसको कैसे चेक करेंगे। तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के बिल्कुल कॉलर के ऊपर जो है उसका फुल वेट भी होता है और टियर वेट भी होता है। तो आप फुल वेट में से टियर वेट निकाल लेंगे तो आपको CO2 का नेट वेट मिल जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि एज़ पर NFP अगर CO2 का वेट 10% से ज़्यादा लॉस हो गया है या ड्रॉप हो गया है तो आप इसको दोबारा लाजमी रिचार्ज करेंगे। और अगर 10% से कम ये यूज़ किया है आपने या उसका वेट गिर गया है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप सील लगा के इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो कंडीशन है, अगर व्हील पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की ट्रॉलीज हैं आपके पास तो उसकी टायर की कंडीशन, व्हील जो उसका कैरियज है उसका, होज, नोज़ल, ये तमाम चीज़ें आपने व्हील फायर एक्सटिंग्विशर्स की चेक करनी है। इसी तरह से एक और चीज़ NFPA जो है इंश्योर करता है कि वो तमाम एरियाज़ जहाँ पे आपने जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हैं, अगर वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर है पास में, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैज़र्ड है, या फिर जो लोकेशन है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की वो ससेप्टेबल है टू मैकेनिकल इंजरी और फिजिकल डैमेज, यानी उस एरिया में पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो है मैकेनिकली जो है जो फिजिकली डैमेज उसको हो सकता है या कोई मैकेनिकली प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहाँ पर, या फिर एक्सपोजर टू एबनॉर्मल टेम्परेचर और कोरोसिव एटमॉस्फेयर, इस तरह का एरिया जहाँ पे एबनॉर्मल टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या बहुत कम है, माइनस में चला जाता है, या फिर कोरोसिव एटमॉस्फेयर है, इन जगहों पे जितने भी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं वहाँ आपने अच्छे से विजुअली इनको चेक भी करना है। और अगर आप चाहते हैं उस एरिया की कंडीशन को अच्छी तरह से मॉनिटर करना, तो ये अथॉरिटी हैविंग ज्यूरिसडिक्शन जो भी वहाँ इंचार्ज होगा वो ये चाहे तो उसकी फ्रिक्वेंसी 1 महीने से कम भी कर सकता है, 15 दिन की भी कर सकता है। और वहाँ जाकर आपने वेरीफाई करना है कि ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जो है या नेम प्लेट जो है वो सामने की तरफ लगा हुआ है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के। किसी भी ब्रोकन सील या टेम्पर इंडिकेटर अगर आपको नज़र आ रहा है उसको आपने चेक करना है, और कोई ऑब्वियस डैमेज है, करोजन है, लीकेज है या क्लॉग नोज़ल है, इनके बारे में भी आपने चेक करना है। इसी तरह से कलर कोडिंग याद रखिए, हर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की कलर कोडिंग है। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के बिल्कुल ऊपर का 10% जो एरिया होता है वहाँ पे कलर कोडिंग आनी चाहिए। रेड वाला वाटर फायर एक्सटिंग्विशर कम्प्लीटली रेड है, जो फोम है वो पेल कलर है, इसी तरह से जो ड्राई केमिकल है वो ब्लू है, इसी तरह से CO2 है जो वो ब्लैक है, और जो ड्राई पाउडर का होता है वो टोटली कहना चाहिए येलो होता है। इसी तरह से जो वेट केमिकल है वो भी उसके ऊपर 10% जो एरिया है वो येलो में होगा, और इसी तरह से जो हेलाट्रॉन 1 का फायर एक्सटिंग्विशर है या क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो उसका टॉप जो है वो ग्रीन कलर का होता है। तो ये कलर कोडिंग को भी आपने अच्छे से याद रखना है और उसको मेनटेन करना है। इसी तरह से इंस्पेक्शन एंड रिकॉर्ड कीपिंग जब भी आप करेंगे, यानी कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को आपने मैनुअली इंस्पेक्ट किया और फिर आपने इसका इंस्पेक्शन फॉर्म भी भर दिया और हर महीने आप उसको इंस्पेक्शन कर रहे हैं और उसकी रिकॉर्ड कीपिंग भी कर रहे हैं, तो NFPA आपको कहता है कि आपने एटलीस्ट 12 मंथ का जो इंस्पेक्शन का डाटा है उसको अपने पास हर वक्त मौजूद रखना है, ताकि आपके पास कोई भी ऑडिट होता है तो कम से कम वो 12 महीने का डाटा जो है वो आपके पास मौजूद हो। 12 महीने से ज़्यादा का है तो वो आप उसको कहीं सेफ कस्टडी में रखवा सकते हैं या उसकी आप कॉपीज़ करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दें, लेकिन कम से कम 12 महीने का आपके पास डाटा मौजूद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक अब मैंने आपको इंस्पेक्शन का बताया है। अब इसके बाद जो मेंटेनेंस वाला सेक्शन है ये एक अगले व्लॉग में होगा, इसके पार्ट 2 में, तो इसको अच्छी तरह से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।